और हमने कहानी की जो सीरीज शुरू की थी उसका अगला पड़ाव अब हमारे सामने है और कहानी होगी हमारी उसने कहा था। बहुत मार्मिक कहानी है और ये कहानी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानी है। ये 1915 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होती है और प्रारंभिक कहानियों में ये शुमार कहानी है और इसे प्रसिद्धि भी हासिल हुई और इस कहानी की वजह से ही चंद्रधर शर्मा गुलेरी को भी प्रसिद्धि प्राप्त हुई, इस तरह से भी हम कह सकते हैं। तो इस कहानी को पढ़ने से पहले इसका कथानक हम देखते हैं, जिस तरह से कथानक देखते हैं, पात्र देखते हैं, समीक्षा करते हैं, उसकी वाचन करते हैं, उससे पहले हमें लेखक का सामान्य सा परिचय देखना भी हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं लेखक का परिचय। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के जन्म की अगर बात करें तो 1883 ईस्वी में इनका जन्म होता है और निधन होता है इनका 1922 ईस्वी में। ठीक है, अब इनके साहित्य पे थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं कि इन्होंने कौन कौन से साहित्य लिखे हैं और कौन कौन सी रचनाएं इन्होंने करी हैं। ठीक है, तो साहित्य संसार की बात करें तो सबसे पहले हम कहानियों को ही देखेंगे क्योंकि इनकी हम कहानी पढ़ रही है। तो 3 कहानियाँ इनकी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं और इसको हम देखते हैं। 3 कहानियाँ थी इनकी और इसके लिए मैंने एक तरफ कहानी लिखा, दूसरी तरफ प्रकाशन वर्ष है उसका और तीसरी तरफ की कौन सी पत्रिका में ये प्रकाशित हुई थी। ठीक है, तो सुखमय जीवन पहली इनकी कहानी थी, 1911 में ये प्रकाशित होती है और पत्रिका जो थी वो भारत मित्र थी। ठीक है, कौन सी पत्रिका थी? भारत मित्र पत्रिका में ये प्रकाशित होती है। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। पूछ सकते हैं कि सुखमय जीवन कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुई थी या कौन से सन में प्रकाशित हुई थी। बुद्धू का कांटा उसके बाद है 1914 ईस्वी में और ये पाटलिपुत्र पत्रिका में प्रकाशित होती हैं। ठीक है, और उसके बाद उसने कहा था 1915 में प्रकाशित होती है और सरस्वती पत्रिका में ये प्रकाशित होती है। ठीक है, सरस्वती पत्रिका में ये प्रकाशित होती है और हिंदी की ये बहुत प्रसिद्ध कहानी है। ठीक है, प्रेम के उदात्त चित्रण यहाँ पे हुआ इस कहानी में। अब इसके बाद आगे की कड़ी में आपको बताऊंगा, जो ये मटेरियल है वो बहुत सिलेक्टेड मटेरियल होता है दोस्तों, तो इसको आप लिखते भी चलिएगा, इस तरह से प्रश्न बन सकते हैं परीक्षा में आपके। ठीक है, उसने कहा ये कहानी जो थी इसकी अगली कड़ी हीरे का हीरा। ठीक है, हीरे का हीरा 1987 ईस्वी में जनसत्ता में प्रकाशित होती है ये कहानी। ठीक है, और उसके बाद हिमप्रस्थ पत्रिका है, हिमप्रस्थ पत्रिका हिमाचल प्रदेश से निकलती है, उसमें 1990 में प्रकाशित होती है ये हीरे का हीरा। और इसका जो संपादन या लिखते हैं इसको, वो कहानी लिखते हैं डॉक्टर सुशील कुमार फूलिये, हिमाचल प्रदेश से संबंध रखते हैं। ठीक है, हिमाचल के प्रतिष्ठित साहित्यकार हैं, कथाकार हैं। ठीक है, उनके बहुत सारे निबंध भी प्रकाशित हैं और कहानियाँ और उपन्यास भी उन्होंने लिखे हैं। ठीक है, तो हीरे का हीरा, देखिए ये कहानी जो उसने कहा था उसका ही अगला पड़ाव है या अगला चरण है। ठीक है, तो ये आप लिख लीजिएगा इसको। उसके बाद हम निबंधों की बात कर लेते हैं कि उन्होंने निबंध कौन से लिखे हैं। तो जो महत्वपूर्ण निबंध है वो आपके लिए लाया हूँ। सबसे पहला निबंध है खुली चिट्ठी, खेल भी शिक्षा है, वेद में पृथ्वी की गति, संगीत की धुन, राजसूय। ठीक है, राजसूय के बारे में जो है उसी का यहाँ पे वर्णन होगा। कछुआ धर्म, अमंगल के स्थान पर मंगल शब्द, पुरानी हिंदी। देखिए आदिकालीन जो भाषा है, आदिकालीन जो भाषा थी उसको चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने पुरानी हिंदी कहा है, यानी कि अवहट को या अपभ्रंश को इन्होंने पुरानी हिंदी कहा। डिंगल एक निबंध है इनका, और डिंगल आपको पता है कि कौन सी भाषाओं के मिलने से बनती है? डिंगल बनती है आपकी राजस्थानी और अपभ्रंश के योग से। ठीक है, तो ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, अगर आपको ये सारी वीडियो देखनी तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, मारे सी मोही कुठाऊँ, ठीक है, एक निबंध, कछुआ धर्म और मारे सी मोही कुठाऊँ, ये बहुत महत्वपूर्ण निबंध है इनके। ठीक है, उसके बाद प्रसिद्ध कविताओं की बात कर लेते हैं। तो विजयदशमी, भारत की जय, झुकी कमान, स्वागत, रवि इत्यादि इनकी बहुत प्रसिद्ध कविताएं हैं। ठीक है, इसके बाद संपादन की बात करें तो इन्होंने कौन सी पत्रिका का संपादन किया? तो समालोचक पत्रिका के इन्होंने संपादन किया और उसके बाद नागरिक प्रचारणी पत्रिका का। ठीक है, अब आते हम कहानी पे जो हमारा आज का विषय है। ठीक है, उसने कहा था, इसके कथानक की हम छोटी सी बात कर लेते हैं, इसके कथानक पे। उसके बाद जब वाचन करेंगे कहानी का तो हम समझ आएंगे। देखिए बाल्यावस्था में एक लड़का जिसकी उम्र 12 वर्ष की और एक लड़की जिसकी उम्र 8 वर्ष की है। देखिए यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि
जो नायक है इस कहानी को, उसकी उम्र कितनी थी, नायिका की उम्र कितनी थी। तो इस तरह के प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है। एक बाजार में मिलते हैं, ठीक है, रोज रोज मिलते हैं। लड़का पूछता है तेरी कुड़माई हो गई है। लड़की धत कहकर उसे फटकार देती है और शर्मा जाती है। लड़का हर दिन ये सवाल पूछता है और लड़की धत कहकर चल देती है। परंतु एक दिन लड़की कह देती है कि हाँ कल कुड़माई हो गई, ठीक है, लड़की इतना कह देती है। ये सुनते ही लड़का क्या प्रतिक्रिया करता है, ठीक है, बाजार से जाते हुए वो घर को क्या प्रतिक्रिया उसकी। और ये जो मैंने प्रतिक्रिया लिखी है, ये प्रश्न एक बार नेट में बना हुआ था, इसलिए मैंने यहाँ पे जितने भी उसकी प्रतिक्रिया वो करता है वो मैंने सब आपके सामने यहाँ पे लिख के लाया, क्योंकि ये नेट में एक बार प्रश्न बना था कि जब लड़की ऐसा कह देती है कि उसकी कुड़माई कल हो गई है, तो लड़की की क्या प्रतिक्रिया थी उसके बाद, ठीक है। तो एक लड़के को मोरी में ढकेल देता है, ठीक है, क्योंकि उसको अब क्योंकि लड़की की कुड़माई यानी कि सगाई हो गई है। कुड़माई का मतलब यहाँ पे सगाई होगा, सगाई हो जाती है जब उसको इस तरह का पता चलता है। वो भावनात्मक प्रेम कर रहा होता है बेचारा, ठीक है। तो उसकी क्या प्रतिक्रिया होती है, एक लड़के को मोरी में ढकेल देता है। छाबड़ी वाले ने दिन भर की कमाई खोई, ठीक है। एक कुत्ते को पत्थर मारता है। गोभी वाले के ठेले में दूध उड़ेल देता है। सामने से नहाकर आती हुई किसी वैष्णवी से टकराकर अंधे की उपाधि पाता है, ठीक है। इतना करने पर वो घर पहुंचता है, इतना सब करता है वो, ठीक है। उसके बाद वर्णय विषय की बात करेंगे। इस कहानी का वर्णय विषय क्या है, ठीक है। प्रेम की आदर्श स्वरूप का चित्रण इस कहानी में आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए इस तरह का प्रश्न बन सकता है कि उसने कहा था कहानी का मुख्य उद्देश्य क्या है या उसका वर्णय विषय क्या है, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको यहाँ पे पॉइंट लिखे हुए हैं, इस तरह से नेट में आ सकता है और आपको 5 पॉइंट मिल जाएंगे इस तरह से, ठीक है। उसके बाद आ गया त्याग एवं वीरता की कहानी ये, ठीक है, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध का यहाँ पे चित्रण देखने को मिल जाता है। देश प्रेम का वर्णन भी इसमें मिलता है। उदात्त प्रेम की कहानी है ये, प्रथम विश्व युद्ध का चित्रण है। वचनबद्धता एवं उस हेतु कुर्बानी की कहानी है। फ्रांस और बेल्जियम में युद्ध की पृष्ठभूमि की कहानी है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें मैंने आपको वर्णन विषय की जितनी पॉइंट बताए हैं, ये जब मैं कहानी का वाचन करूँगा आगे तो आपको समझ आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद शैली की बात करें तो इससे प्रश्न बनता ही बनता है। आपकी वो पीजीटी की परीक्षा में भी बन सकता है इस तरह से प्रश्न कि उसने कहा था कहानी की शैली क्या है, ठीक है। हिंदी की पहली कहानी है जिसमें पूर्व दीप्ति शैली का वर्णन हुआ है या पूर्व दीप्ति शैली का चित्रण हुआ है, ठीक है। फ्लैश बैक पद्धति भी कह सकते हैं इसको, फ्लैश बैक मैथड भी कह सकते हैं अंग्रेजी में, ठीक है। तो इसकी जो शैली है वो पूर्व दीप्ति शैली है। इतना हमने देख लिया। उसके बाद विद्वानों के मत देखते हैं, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण कहानी है तो हमें विद्वानों के मत देखने जरूरी हैं। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मत बहुत महत्वपूर्ण है। जब मैंने पहली बार नेट का पेपर दिया था तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल से संबंधित एक प्रश्न बना था कि उसने कहा था के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनमें से क्या नहीं कहा है, ठीक है। तो इस तरह से प्रश्न बनने की संभावना रहती है। तो जो 3-4 महत्वपूर्ण विद्वान हैं उनको मैं आपके सामने लेके आया हूँ। तो सबसे पहले हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल को देखते हैं। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि इसमें भीतर से प्रेम का एक स्वर्गीय स्वरूप झांक रहा है। कहानी भर में कहीं भी प्रेम की निर्लज्जता, प्रगल्भता, ठीक है, वेदना की विभत्स विवृत्ति नहीं है। इसकी घटनाएं ही बोल रही हैं, पात्रों के बोलने की अपेक्षा नहीं है, पात्रों के बोलने की आवश्यकता नहीं है, अपेक्षा नहीं है। कहानी की भाषा ताजगी और यथार्थवादी रंग लिए हुए हैं। निस्संदेह ये हिंदी साहित्य की एक अमर कहानी है, सराहनीय उपलब्धि है, ठीक है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की परिभाषा है, ठीक है। उसके बाद श्याम सुंदर दास को देखते हैं। श्याम सुंदर दास जी क्या कहती है, गुलेरी जी का साहित्य अमूल्य रत्न है, क्योंकि गुलेरी ने अपनी कहानियों में पात्रों की भाव परिस्थिति में सजीवता का समावेश किया है, ठीक है। उसके बाद डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार देखते हैं, और इन्होंने व्यंग्य ही इस कहानी पे किया है, ठीक है। एक तरह से इन्होंने व्यंग्य किया है कहानी पे। देखिए किस तरह से लगेगा। ये कहानी सोमनाथ के मंदिर की तरह आकाश में लटकी हुई प्रतीत होती है। यदि भावुकता की चुंबक से हटा दिया जाए तो मूर्ति धरती पर खंड खंड हो जाए, ठीक है। इन्होंने इस कहानी पे व्यंग्य किया है, इनको वो ठीक नहीं लगती। सूबेदारनी की भिक्षा को स्वार्थपरता एवं लहाना सिंह के त्याग को बेवकूफ़ी कहा है, ठीक है। डॉक्टर बच्चन सिंह हिंदी साहित्य के दूसरे इतिहास में आपको ये देखने को मिल जाएगी परिभाषा। उसके बाद डॉक्टर नगेंद्र की परिभाषा देखते हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है कि गुलेरी जी की कहानियों का प्रमुख आकर्षण तो रस है। ये रस उथली रसिकता या मानसिक विलासिता का तरल द्रव्य नहीं है, जीवन के गंभीर उपभोगों से खींचा हुआ गाढ़ा रस है, ठीक है। ये डॉक्टर नगेंद्र की परिभाषा है। परिभाषा भी आप लिख लीजिएगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न बन सकता है।
उसके बाद डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार देखते हैं कि ये हिंदी की पहली कहानी है जिसमें एक तरफ पंजाब की पृष्ठभूमि है तो दूसरी तरफ फ्रांस की जमीन पर लड़े जा रहे प्रथम विश्व युद्ध की, ठीक है, युद्ध और प्रेम के साथ साथ चलने वाली हिंदी की ये पहली कहानी है, ये डॉक्टर गोपाल राय जी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद पात्र देख लेते जो मुख्य पात्र हैं इसमें, बाकी तो जब हम कहानी का वाचन करेंगे तो आपको वहाँ पे पात्रों का भी समझ आ जाएगा, उनकी मनस्थिति किस तरह से हैं वो भी समझ लेंगे। तो पात्र सलाहना सिंह के सबसे पहले, सूबेदारनी हैं, बोधा सिंह हैं, और हजारा सिंह, बजीरा सिंह और सैनिक, ठीक है, जो युद्ध में सैनिक होते हैं वो अन्य यहाँ पे पात्र हैं। तो ये कहानी आपने देख ली, अब इसका हम वाचन करेंगे। इसका जो महत्वपूर्ण तथ्य थे हमने देखे हैं, लेखक के बारे में देख लिए, कहानी के बारे में देख लिए, अब कहानी का वाचन हम शुरू करते हैं। उसने कहा था ये कहानी, अब हम वाचन करेंगे इसका, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। बड़े बड़े शहरों के इक्के गाड़ी वालों की जवान के कोड़ों से जिनकी पीठ छिल गई है और कान पक गई हैं, उनसे हमारी प्रार्थना की अमृतसर के बम्बू काट वालों की बोली का मरहम लगावें। जब बड़े बड़े शहरों की चौड़ी सड़कों पर घोड़े की पीठ चाबुक से धुनते हुए इक्के वाले कभी घोड़े की नानी से अपना निकट संबंध स्थिर करते हैं, कभी राह चलते पैदलों की आंखों के न होने पर तरस खाते हैं, कभी उनके पैरों की उंगलियों के पोरों को चींथ कर अपने ही को सताया हुआ बताते हैं और संसार भर की गलानी, निराशा और क्षोभ के अवतार बने नाक की सीध चले जाते हैं। तब अमृतसर में उनकी बिरादरी वाले तांगे चक्रदार गलियों में हर एक लड्ढी वाले के लिए ठहर कर सब्र का समुद्र उमड़ा कर, बचो खालसा जी, हटो भाई जी, ठहरना भाई, आने दो लाला जी। तो यहाँ एक प्रश्न बन सकता है कि पहली बार नायक और नायिका का मिलन कौन से शहर में होता, तो अमृतसर यहाँ पे आया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो इस तरह के प्रश्न बनने की संभावना रहती है जब भी आप, मैं ये नहीं कहता कि आप इस कहानी को पढ़ रहे हो, कोई भी कुछ भी आप पढ़ रहे हो तो उसका खुद ही मूल्यांकन करना चाहिए कि हाँ इससे भी प्रश्न बन सकता है, और उस जिससे प्रश्न बन सकता है तो आपको पता होना चाहिए कि वो आप या तो लिख लीजिएगा उसको या तो फिर अपने मन मस्तिष्क में रख सकते हैं, ठीक है। हटो बादशाह कहते हुए सफ़ेद फेंटों, खच्चरों और बत्तकों, गन्ने और खोमचे और भारे वालों के जंगल में से राह खेते हैं। क्या मजाल है कि जी और साहब बिना सुने किसी को हटना पड़ी। ये बात नहीं कि उनकी जीभ चलती नहीं, पर मीठी छुरी की तरह महीन मार करती हुई। यदि कोई बुढ़िया बार बार चेतावनी देने पर, चुनौती या चेतावनी, ओके ये पंजाबी में होगा, ठीक है, चेतावनी देने पर भी लीक से नहीं हटती तो उनकी बचना बली के ये नमूने हैं। हट जा जीने जोगिए, हट जा कर्मा वालिए, हट जा पुत्ता प्यारिए, बच जा लंबी आड़ी वालिए। समष्टि में इनके अर्थ हैं कि तू जीने योग्य है, ठीक है, यानी कि हिंदी में इसके अर्थ बता रहा है अभी लेखक, ठीक है, कि तू जीने योग्य है, तू भागों वाली है, पुत्रों को प्यारी है, लंबी उम्र तेरे सामने है, तू क्यों मेरे पहिए के नीचे आना चाहती है, बच जा, ठीक है। ऐसे घोड़े वाले बोलते हैं, बम्बू काट वाले, ठीक है। ऐसे बम्बू काट वालों के बीच में होकर एक लड़का और एक लड़की चौक की एक दुकान पर आ मिले, ठीक है, चौक की एक दुकान पर। ये लड़का और लड़की कौन है, ये यहाँ पे लड़का और लड़की नायक और नायिका हैं इस कहानी के, ठीक है, आपको मैं बताता चलता हूँ, ठीक है। उसके बालों और इसके ढीले सुथने से जान पड़ता था कि दोनों सिख हैं, ठीक है, दोनों क्या थे, सिख थे। वो अपने मामा के केस धोने के लिए दही लेने आया था, यानी कि नायक, और ये रसोई के लिए बढ़िया, और दूसरी लड़की जो बढ़िया लेने आई थी जो नायिका है। दुकानदार एक परदेसी से गुथ रहा था, ठीक है, जो शेर भर गीले पापड़ों की गड्डी को गिने बिना हटता ना था। तेरे घर कहाँ हैं, अब पूछ लिया उसने, नायक ने। मगरे में, और तेरे मगरे ये जगह होगी कि यहाँ पे ये प्रश्न भी बन सकता है कि नायक का घर कहाँ था, ठीक है, मगरे में बन सकता है, और नायक का, और उसने पूछा कि तेरे घर कहाँ है, तो मांझे में, ये कहाँ रहती है, ठीक है, ये मांझे में, किसने बताया, नायक मांझे में रहता है, इनकी किसी जगह का नाम होगा। और उसने फिर नायक ने प्रश्न करा कि यहाँ कहाँ रहती है। अतर सिंह की बैठक में भी मेरे मामा होते हैं, ठीक है। तो एक पात्र ये भी हो गया अतर सिंह, तो इसको भी आप लिख लीजिएगा, ठीक है, ये नायिका के मामा होते हैं। और मैं भी मामा के यहाँ आया हूँ, उनका घर गुरु बाजार में है, ठीक है। इसको इस तरह के प्रश्न बनने की संभावना रहती है, और ये आप प्रश्न देखते हुए करना चाहिए, आपको लिखने चाहिए मेरे हिसाब से। तो
इतने में दुकानदार निपटा और इनका सौदा देने लगा। सौदा लेकर दोनों साथ साथ चले। कुछ दूर जाकर लड़के ने मुस्कुराकर पूछा, तेरी कुड़माई होगी? इस पर लड़की कुछ आंखें चढ़ाकर धत कहकर दौड़ गई और लड़का मुंह देखता रह गया। दूसरे तीसरे दिन सब्जी वाले के यहाँ, दूध वाले के यहाँ अकस्मात दोनों मिल जाती। महीना भर यही हाल रहा। 2-3 बार लड़के ने फिर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई? और उत्तर में वही धत मिला। एक दिन जब फिर लड़के ने वैसे ही हंसी में चिढ़ाने के लिए पूछा तो लड़की लड़के की संभावना के विरुद्ध बोली, हाँ हो गई। लड़के ने पूछा, कब? कल देखते नहीं ये रेशम से कड़ा हुआ सालू। लड़की भाग गई। लड़के ने घर की ला ली। रास्ते में एक लड़के को मोरी में ढकेल दिया। एक छावड़ी वाले की दिन भर की कमाई खोई। एक कुत्ते पर पत्थर मारा और एक गोभी वाले के ठेले में दूध उंडेल दिया। सामने नहाकर आती हुई किसी वैष्णवी से टकराकर अंधे की उपाधि पाई, तब कहीं घर पहुंचा। तो ये प्रश्न बन सकता है, और एक बार बना था कि लड़की का मना करने पर या सगाई हो जाने के उपरांत जब ये लड़के ने सुना तो उसके बाद उसकी क्या प्रतिक्रिया थी, और वो मैंने आपको पहले बता दिया हुआ जब हम लेखक का परिचय देख रहे थे और कहानी के संबंध में कहानी की सामान्य सी जानकारी ले रहे थे। ठीक है, तो आगे देखते हैं। आगे दूसरा भाग इसका शुरू होता है और ये पूर्व दीप्त शैली में इनके फ्लैशबैक पद्धति में है ये कहानी। तो पहले तो लेखक के कहाँ का वर्णन है? बाल्यकाल का। अब वो युद्ध में ये सारी चीज़ें सोच रहा होता है। ठीक है, राम राम ये भी कोई लड़ाई है। दिन रात खंदकों में बैठे हड्डियां अकड़ गईं। लुधियाना से 10 गुना जाड़ा और मेह और बर्फ ऊपर से पिंडलियों तक कीचड़ में धंसे हुए हैं। जमीन कहीं दिखती नहीं। घंटे 2 घंटे में कान के पर्दे फाड़ने वाले धमाके के साथ सारी खंदक हिल जाती है और 100-100 गज धरती उछल पड़ती है। इस गैबी गोले से बचे तो कोई लड़े। नगरकोट का जलजला सुना था। यहाँ दिन में 25 जलजले होते हैं। जो कहीं खंदक से बाहर साफा या कूफनी निकल गई तो चटाक से गोली लगती है। नामालूम बेईमान मिट्टी में लेटे हुए हैं, घास की पत्तियों में छिपे रहते हैं। ठीक है, ये लेखक का आत्मकथा कथ्य है। लाहना सिंह और 3 दिन हैं। ठीक है, 4 तो खंदक में बिता ही दिए। लाहना सिंह जो है वो लड़का है जो जिसकी उम्र 12 साल है, जो नायक और नायिका। ठीक है, तो नायक का नाम है लाहना सिंह। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और जो नायिका है इस कहानी की उसका नाम होरा है। ठीक है, सूबेदारनी होरा। परसों रिलीफ आ जाएगी और फिर 7 दिन की छुट्टी। अपने हाथों झटका करेंगे और पेट भर खाकर सो रहेंगे उसी फिरंगी मेम के बाग में। मखमल का सा हरा घास है, फल और दूध की वर्षा कर देती है। लाख कहते हैं दाम नहीं लेती। कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। 4 दिन तक एक पलक नींद नहीं मिली। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। देखिए सिपाही के बारे में भी एक बात कह दी है। ठीक है, मुझे तो संगीन चढ़ाकर मार्च का हुक्म मिल जाए, फिर 7 जर्मनों को अकेला हमार करना लौटूँ तो मुझे दरबार साहब की देहली पर मत्था टेकना नसीब ना हो। पाजी कहीं के कलों के घोड़े संगीन देखते ही मुंह फाड़ देते हैं और पैर पकड़ने लगते हैं। यों अंधेरे में 30-30 मन का गोला फेंकते हैं। उस दिन धावा किया था। 4 मील तक एक जर्मन नहीं छोड़ा था। पीछे जनरल ने हट जाने का कमान दिया। नहीं तो पता नहीं क्या करती। इसके वाक्य नहीं है। नहीं तो सीधे बर्लिन पहुंच जाती। क्यों? सूबेदार हजारा सिंह ने मुस्कुरा कर कहा। अब सूबेदार हजारा सिंह कौन है मैं आपको बताता चलता हूँ उनके संबंध में। सूबेदार हजारा सिंह है वो जो सूबेदारिनी है उनके पति हैं ये। ठीक है, और सिख राइफल की सूबेदार हैं। ठीक है, और जो लाहना सिंह होते हैं, ठीक है, वो इस कहानी के नायक हैं। लड़ाई के मामले जमादार या नायक के चलाए नहीं चलते। बड़े अफसर दूर की सोचते हैं। दूर की 300 मील का सामना है। एक तरफ बढ़ गए तो क्या होगा? सूबेदार जी सच है, लाहना सिंह बोला, पर क्या करें क्या? हड्डियों में तो जाड़ा धंस गया है। सूर्य निकलता नहीं और खाई में दोनों तरफ से चंबे की बावलियों के से सोते झर रहे हैं। एक धाबा हो जाए तो गर्मी आ जाए। ठीक है, उद्यमी उठ सिगड़ी में कोले डाल। बजीरा तुम 4 जनी बाल्टियां लेकर खाई का पानी बाहर फेंको। माँ सिंह शाम हो गई है, खाई के दरवाजे का पहरा बदल ले। ये कहते हुए सूबेदार सारी खंदक में चक्कर लगाने लगे। बजीरा सिंह पलटन का विदूषक था। ठीक है, क्या था? बजीरा सिंह
पलटन का विदूषक था। बाल्टी में गंदला पानी भरकर खाई के बाहर फेंकता हुआ बोला, मैं पाधा बन गया हूँ, करो जर्मनी के बादशाह का तर्पण। इस पर सब खिलखिला पड़े और उदासी के बादल फट गए। यहाँ पे एक और प्रश्न बनने की संभावना है कि उसने कहा था कहानी में विदूषक किसको कहा गया है। ठीक है, वजीरा सिंह पलटन का विदूषक था। ये देखिए वजीरा सिंह, इसको आप लिख लीजिएगा क्योंकि इस तरह से प्रश्न बनने की संभावना रहती है। लहाना सिंह ने दूसरी बाल्टी भरकर उसके हाथ में देकर कहा, अपनी अपनी बाड़ी के खरबूजों में पानी दो, ऐसा खाद का पानी पंजाब भर में नहीं मिलेगा। हाँ, देश क्या है, स्वर्ग है। मैं तो लड़ाई के बाद सरकार से 10 घुमा जमीन यहाँ मांग लूँगा और फलों के बूटे लगाऊंगा। लाड़ी होरा को भी यहाँ बुला लोगे, या वही दूध पिलाने वाली फिरंगी में चुप कर, यहाँ वालों को शर्म नहीं। देश देश की चाल है। आज तक मैं उसे समझा ना सका कि सिख तंबाकू नहीं पीते, वह सिगरेट में देने में हट करती है। ठीक है, होठों को लगाना चाहती है और मैं पीछे हटता हूँ तो समझती कि राजा बुरा मान गया, अब मेरे मुल्क के लिए लड़ेगा नहीं। अच्छा, अब बोधा सिंह कैसा है? बोधा सिंह कौन है? जो सूबेदार हैं हजारा सिंह, उसके पुत्र हैं ये। ठीक है, अच्छा है। जैसे मैं जानता ही ना हूँ, रात भर तुम अपने कंबल से उड़ाते हो और आप सिकड़ी के सहारे गुजारा करते हो, ऐसा होना चाहिए। उसके पहरे पर आप पहरा दे आते हो, अपने सूखे लकड़ी के तख्तों पर उसे सुलाते हो, आप कीचड़ में पड़े रहते हो, कहीं तुम ना मांदे पड़ जाना। जाड़ा क्या है, मौत है, और निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते। ये जो वाक्य है ये बनने की संभावना है क्योंकि ये वाक्य कुछ मुहावरेदार है। ठीक है, और ये कथन किसका है? ये कथन है आपका हजारा सिंह का। और ये कथन किसके प्रति है? तो ये कथन है लहाना सिंह के प्रति। ठीक है, मेरा डर मत करो, मैं तो बुलेल की खड्ड के किनारे मरूंगा। भाई कीरत सिंह की गोदी पर मेरा सिर होगा और मेरे हाथ के लगाए हुए आंगन के आम के पेड़ की छाया होगी। वजीरा सिंह ने त्योरी चढ़ाकर कहा, क्या मरने मारने की बात लगाई है? मरे जर्मनी और तुर्क। हाँ भाइयों, कैसे? दिल्ली शहर ते पिशोर नू जान दिए। अब यहाँ पे एक गाना आ गया है और ये गाना पंजाबी में है। ठीक है, कर लेना लौंगा दा व्यापार माड़िए, कर लेना नाड़े दा सौदा अड़िए। मेरे को हंसी आ रही है। ओए लाना चटाका कदूए नू, कद्दू बनाया वे मज़ेदार गोरिए, हुन लाना चटाका कद्दूए नू। ठीक है, तो ये पंजाबी के गाना भी है। देखिए जो ये सैनिक लोग होते हैं, ठीक है, युद्ध की कभी भी युद्ध छिड़ सकता है तो ये खुश रहने की कोशिश करते हैं, एक मजाकिया माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से ये मजाकिया माहौल बना रहे और गाना भी गा रहे हैं साथ साथ। कौन जानता था कि दाढ़ियों वाले घरबारी सिख ऐसा लुच्चों का गीत गाएंगे। पर सारी खंद किस गीत से गूंज उठी और सिपाही फिर ताज़ा हो गए, मानो 4 दिन से सोते और मौज ही करते रहे हों। ठीक है, क्योंकि उनसे एक उत्साह आते हैं, उनमें उत्सुकता आती है ऐसे बातें करने से या गाने लगाने से। दोपहर रात गई है, अंधेरा है, सन्नाटा छाया हुआ है। बोधा सिंह खाली बिस्कुटों के 3 टीनों पर अपने दोनों कंबल बिछाकर और लहाना सिंह के 2 कंबल और एक बरान कोट ओढ़ कर सो रहा है। लहाना सिंह पहरे पर खड़ा हुआ है, एक आंख खाई के मुंह पर और एक बोधा सिंह के दुबले शरीर पर। बोधा सिंह करहा, क्यों भाई बोधा, क्या है? पानी पिला दो। लहाना सिंह ने कटोरा उसके मुंह से लगाकर पूछा। कहो कैसे हो? पानी पीकर बोधा बोला, कंपनी छूट रही है, कंपनी छूट रही है इनके कंपी। ठीक है, रोम रोम में तार दौड़ रही हैं, दांत बज रहे हैं। अच्छा मेरी जर्सी पहन लो। और तुम, ये किससे बात हो रही है, किनके बीच में बात हो रही है? ये बोधा सिंह के बीच और लहाना सिंह के बीच में बात हो रही है। ठीक है, अच्छा मेरी जर्सी पहन लो। और तुम, मेरे पास सिगड़ी है और मुझे गर्मी लगती है, पसीना आ रहा है ना, मैं नहीं पहनता, 4 दिन से तुम मेरे लिए। हाँ याद आई, मेरे पास दूसरी गर्म जर्सी है, आज सवेरे ही आई है, बिलायत से बुन बुन कर भेज रही हैं मेमे, गुरु उनका भला करे। ठीक है, यूँ कहकर लहाना अपना कोट उतारकर जर्सी उतारने लगा। सच कहते हो और नहीं झूठ? यूँ कहकर नाही करते बोधा को उसने ज़बरदस्ती जर्सी पहना दी और आप खाकी कोट और जीन का कुर्ता पहनकर पहरे पर आ खड़ा हुआ। मेम की जर्सी की कथा केवल कथा थी, ये वो झूठी बात है कि मेम उसके लिए जर्सी भेज रही हैं। ठीक है, आधा घंटा बीता, इतने में खाई के मुंह से आवाज़ आई, सूबेदार हजारा सिंह।
कौन लेफ्टिनेंट साहब, हुक्म हुजूर, कहकर सूबेदार तनकर फौजी सलाम करके सामने हुआ। देखो इसी दम धावा करना होगा। मील भर की दूरी पर पूर्व के कोने में एक जर्मन खाई है, उसमें 50 से ज़्यादा जर्मन नहीं हैं। इन पेड़ों के नीचे नीचे 2 खेत काट कर रास्ता है, 3-4 घुमाव हैं, जहाँ मोड़ है वहाँ 15 जवान खड़े कर आया हूँ। तुम यहाँ 10 आदमी छोड़कर सबको साथ ले उनसे जा मिलो। खंदक छीन कर वहीं, जब तक दूसरा हुक्म ना मिले डटे रहो, हम यहाँ रहेगा। ठीक है, जो हुक्म, ये कौन बोल रहे हैं, ये हजारा सिंह बोल रहे हैं। चुपचाप सब तैयार हो गए। बोध हावी कंबल उतार कर चलने लगा। तब लहाना सिंह ने उसे रोका। लहाना सिंह आगे हुआ और तो बोधा के बाप सूबेदार ने उंगली से बोधा की और इशारा किया। लहाना सिंह समझ कर चुप हो गया। पीछे 10 आदमी कौन रहे, इस पर बड़ी हुज्जत हुई। कोई रहना ना चाहता था। समझा बुझाकर सूबेदार ने मार्च किया। ठीक है, लेफ्टिनेंट साहब लहाना की सिगड़ी के पास पहुंच फेर कर खड़े हो गए और जेब से सिगरेट निकाल कर सुलगाने लगे। 10 मिनट बाद उन्होंने लहाना की ओर हाथ बढ़ाकर कहा, लो तुम भी पियो। आंख मारते मारते लहाना सिंह अब समझ गया। मुंह का भाव छिपा कर बोला, लाओ साहब। हाथ आगे करते ही उसने सिगड़ी के उजाले में साहब का मुंह देखा, बाल देखे, तब उसका माथा ठनका। लेफ्टिनेंट साहब के पट्टियों वाले बाल एक दिन में ही कहाँ उड़ गए और उनकी जगह कैदियों से कटे बाल कहाँ से आ गए। शायद साहब शराब पिए हुए हैं और उन्हें बाल कटवाने का मौका मिल गया है। लहाना सिंह ने जांचना चाहा। लेफ्टिनेंट साहब 5 वर्ष से उसकी रेजिमेंट में थे। ठीक है, यहाँ पे एक जासूस आगे होता है, जर्मन जासूस। ठीक है, वही इनसे बातें कर रहा है। क्यों साहब, हम लोग हिंदुस्तान कब जाएंगे, ये लहाना सिंह पूछ रहा है उस लेफ्टिनेंट साहब से। लड़ाई खत्म होने पर। क्यों, क्या ये देश पसंद नहीं? नहीं साहब, शिकार के भी मज़े यहाँ कहाँ। याद है पर साल नकली लड़ाई के पीछे हम आप जगाधरी जिले में शिकार करने गए थे। हाँ हाँ हाँ, ये कौन बोल रही है, वही जर्मन बोल रहा है। ठीक है, वहीं जब आप खोते पर सवार थे और आपका खानशामा अब्दुल रास्ते के मंदिर में जल चढ़ाने को रह गया था। बेशक पाजी कहीं का, सामने से वह नील गाय निकली कि ऐसी बड़ी मैंने कभी ना देखी थी और उसकी एक गोली कंधे में लगी और पुट्टे में निकली। ऐसे अफसर के साथ शिकार खेलने में मजा है। क्यों साहब, शिमले से तैयार होकर उस नीलगाय का सिर आ गया था ना। आपने कहा था कि रेजिमेंट की मेस में लगाएंगे। हाँ, पर मैंने वह बिलायत भेज दिया। ये कौन कह रहा है, ये वही जर्मन कह रहा है। ऐसे बड़े बड़े सींग 2-2 फुट के होंगे। हाँ लहाना सिंह, 2 फुट 4 इंच के थे। तुमने सिगरेट नहीं पिया? पीता हूँ साहब, दिया सलाई ले आता हूँ, कहकर लहाना सिंह खंदक में घुसा। अब उसे संदेह नहीं रहा था। उसने झटपट निश्चय कर लिया कि क्या करना चाहिए। अंधेरे में किसी सोने वाले से वो टकराया। कौन, वजीरा सिंह? हाँ, क्यों लहाना, क्या क़यामत आ गई? जरा तो आंख लगने दी होती। होश में आओ, क़यामत आई और लेफ्टिनेंट साहब की वर्दी पहन कर आई। ये कौन कहता है? ये कह रहा है आपका लहाना सिंह। ठीक है, क्या लेफ्टिनेंट साहब या तो मारे गए हैं या कैद हो गए हैं। उनकी वर्दी पहनकर ये कोई जर्मन आया है। सूबेदार ने इसका मुंह नहीं देखा, मैंने देखा और बातें की हैं। शोहरा साफ उर्दू बोलता है, पर किताब भी उर्दू, और मुझे पीने को सिगरेट दिया है। तो अब मारे गए, धोखा है। सूबेदार हो रहा, कीचड़ में चक्कर काटते फिरेंगे और यहाँ खाई पर धावा होगा। उठो, एक काम करो, पलटन के पैरों के निशान देखते देखते दौड़ जाओ, अभी बहुत दूर न गए होंगे। सूबेदार से कहो एकदम लौट आए। खंदक की बात झूठ है, चले जाओ, खंदक के पीछे से निकल जाओ, पता तक ना खटके यानी। ठीक है, देर मत करो। हुक्म तो ये है कि यहीं। अब लहाना सिंह आ गया भाई गुस्से में। ऐसी तैसी हुक्म की, मेरा हुक्म। जमादार लहाना सिंह जो इस वक्त यहाँ सबसे बड़ा अफसर है, उसका हुक्म है। मैं लेफ्टिनेंट साहब की खबर लेता हूँ, पर यहाँ तो तुम 8 हैं। ठीक है, अब लहाना सिंह क्या बोला कि 8 नहीं 10 लाख बोला। एक अकाल या सिख 1.25 लाख के बराबर होता है, चले जाओ। ये लहाना सिंह का कथन है और ये बन सकता है प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से, इसलिए मैं वाचन भी करवा रहा हूँ, बड़े धीरे धीरे पढ़ रहा हूँ। ठीक है, आपको यहाँ पे ये समझ आने चाहिए बाकी, और जो वाक्य आपको महत्वपूर्ण लगते हैं वो आप खुद भी लिख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं। लौटकर खाई के मुहाने पर लहाना सिंह दीवार से चिपक गया। उसने देखा कि लेफ्टिनेंट साहब ने जेब से बेल के बराबर 3 गोले निकाले, तीनों को जगह जगह खंदक की दीवारों में घुसेड़ दिया और तीनों में एक तार सा बांध दिया। तार की आगे सूत की एक गुत्थी थी, जिसे सिगड़ी के पास रखा। बाहर की तरफ जाकर एक दिया सलाई जलाकर गुत्थी पर रखने वाला था। इतने में बिजली की तरह दोनों हाथों से उल्टी बंदूक को उठाकर लहाना सिंह ने साहब की कोहनी पर तान देकर मारा।
ठीक है। अभी वो दिया सलाई यानी कि माचिस नहीं लगाता है, नहीं तो वो उड़ जाता। ठीक है। धमाके के साथ साहब के हाथ से दिया सलाई गिर पड़ी। लाना सिंह ने कुंदा साहब की गर्दन पर मारा और साहब आंख गोट, ये क्या है, ओ मीन गोट, ओ माई गॉड होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, ओ माई गॉड होना चाहिए, कहते हुए चित हो गए। लाना सिंह ने तीनों गोले बीन कर खंदक के बाहर फेंके और साहब को घसीट कर सिगड़ी के पास लिटाया। जेबों की तलाशी ली, 3-4 लिफाफे और एक डायरी निकाल कर उन्हें अपनी जेब के हवाले किया। ठीक है। साहब की मूर्छा टूटी। लाना सिंह हंस कर बोला, क्यों लेफ्टिनेंट साहब, मिजाज कैसा है? आज मैंने बहुत बातें सीखी। ये सीखा कि सिख सिगरेट पीते हैं, ये सीखा कि जगाधरी के ज़िले में नीलगायें होती हैं और उनके 2 फुट 4 इंच के सींग होते हैं। ये सीखा कि मुसलमान खान श्यामा मूर्तियों पर जल चढ़ाते हैं और लेफ्टिनेंट साहब खोते पर चढ़ते हैं। पर ये तो कहो, ऐसी साफ उर्दू कहाँ से सीखा है? हमारे लेफ्टिनेंट साहब तो बिन डेम के 5 लफ्ज़ भी नहीं बोला करते थे। ठीक है, क्योंकि उन्होंने पहचान लिया था उसको। लाना सिंह ने पतलून के जेबों की तलाशी नहीं ली थी। साहब ने मानो जाड़े से बचने के लिए दोनों हाथ जेबों में डाले। लाना सिंह कहता गया, चालाक तो बड़े और पर मांझे का लहाना इतने बरस लेफ्टिनेंट साहब के साथ रहा है। ठीक है, मांझे का यानी कि वहाँ पे जब हमने कहानी शुरू की थी तो नायक जो वो मांझे का रहने वाला था। ठीक है, लहाना। उसे चकमा देने के लिए 4 आंखें चाहिए। 3 महीने हुए एक तुर्की मौलवी मेरे गांव आया था। औरतों को बच्चे होने के ताबीज़ बांटता था और बच्चों को दवाई देता था। चौधरी के बड़ के नीचे मंजा बिछाकर हुक्का पीता रहता था। ठीक है, मंजा यहाँ पे आधा जो भी होना चाहिए, मंजा बिछाकर हुक्का पीता रहता था और कहता था कि जर्मनी वाले बड़े पंडित हैं, वेद पढ़ पढ़ कर उनमें से विमान चलाने की विद्या जान गए हैं। गौ को नहीं मारते, हिंदुस्तान में आ जाएंगे तो गौ हत्या बंद कर देंगे। मंडी के बनियों को बहकाता कि डाक खाने से रुपया निकाल लो, सरकार का राज्य जाने वाला है। डाक बाबू पोलू राम भी डर गया था। पोलू राम भी आप ये कहानी का पात्र हो गए इस कहानी का, तो आप इसको भी लिख सकते हैं क्योंकि बन सकता है। नेट की परीक्षा में इस तरह के प्रश्न बहुत बनते हैं। ठीक है। मैंने मुल्ला जी की दाढ़ी मूड दी थी, यानी कि मुंड दी थी, और गांव से बाहर निकाल कर कहा था कि जो मेरे काम में अब पैर रखा तो, अब लाना सिंह के पता नहीं क्या बोला होगा, इसके आगे गालियाँ ही निकाल दी होंगी। साहब की जेब में से पिस्तौल चला और लहाना की जांग में गोली लगी। इधर लहाना की हेनरी मार्टिन के 2 फायरों ने साहब की कपाल क्रिया कर दी। अब लहाना सिंह को भी गुस्सा आ गया भाई, उसने तो उसकी कपाल क्रिया कर दी। ठीक है। धड़ाका सुनकर सब दौड़ आए। बहुत चिल्लाया, क्या है? लाना सिंह ने उसे ये कहकर सुला दिया कि एक हड़का हुआ कुत्ता आया था, मार दिया और औरों से सब हाल कह दिया। सब बंदूकें लेकर तैयार हो गए। लाना ने छापा फाड़ कर घाव के दोनों तरफ पट्टियाँ कसकर बांधी। घाव जो वो मांस में ही था, पट्टियों के कसने से लहू निकलना बंद हो गया। इतने में 70 जर्मन चिल्लाकर खाई में घुस पड़े। सिखों की बंदूकों की बाढ़ ने पहले धाबे को रोका, दूसरे को रोका, पर यहाँ थे 8। लाना सिंह तक कर मर रहा था। वह खड़ा था और लेटे हुए थे। ये क्या वाक्य है यहाँ पे? कुछ एक इसमें जो प्रिंटिंग संबंधी मिस्टेक भी हैं, तो उसको भी आप देख लीजिएगा। ठीक है। और वे 70, ठीक है, जो सिख रेजिमेंट के ये जो सैनिक थे, ये 8 थे, और वो जो जर्मन के आए हुए थे सैनिक, ठीक है, कुछ भी कह सकते हैं उनको, लुटेरे कह सकते हैं, तंगी कह सकते हैं, तो वो थे 70 लोग। ठीक है। अपने मुर्दा भाइयों के शरीर पर चढ़कर जर्मन आगे घुसे आते थे। थोड़े से मिनटों में भी अचानक आवाज़ आई, वाह गुरु जी की फतह, वाह गुरु जी का खालसा। बाही गुरु जी होना चाहिए, यहाँ पे बाही लिखा है। और धड़ाधड़ बंदूकों के फायर जर्मनों की पीठ पर पड़ने लगे। ऐन मौके पर जर्मन 2 चक्कों की पाटों के बीच आ गए। पीछे से सूबादार हजारा सिंह के जवान आग बरसाते थे और सामने लहाना सिंह के साथियों के संगीन चल रहे थे। पास आने पर पीछे वालों ने भी संगीन पिरोना शुरू कर दिया। ठीक है। अब आपको पता है कि जो ये जर्मन आया था, ठीक है, एक गुप्तचर बन के, उसने जो वो हजारा सिंह को बाहर भेज दिया, तो सूबेदार था। ठीक है। और उसके साथ बहुत सारे लोग गए थे। अब उधर से जर्मन के 70 लोग आ जाते हैं, तो लहाना सिंह तो उनका मुकाबला कर ही रहे हैं, और पीछे से जो सूबेदार हैं हजारा सिंह, वो भी आ जाते हैं, और जर्मन अब बीच में फंस गए हैं। ठीक है। तो अब तो पिटाई हो रही है इनकी बीच में। एक किलकारी और
अकाल सिक्खां दी फौज आई, वाह गुरु जी दी फतह, वाह गुरु जी दा खालसा, वाहे गुरु जी होना चाहिए, यहाँ पे वाह ही लिखा है तो टाइपिंग संबंधी कुछ मिस्टेक्स हैं। ठीक है, सत श्री अकाल पुरुष। ठीक है, और लड़ाई खत्म हो गई। 63 जर्मन या तो खेत रहे थे या करा रहे थे। सिखों में 15 के प्राण गए। सूबेदार के दाहिने कंधे में से गोली आर पार निकल गई। ठीक है, लहाना सिंह की पसली में गोली लगी। उसने घाव को खंदक की गीली मिट्टी से पुर लिया और बाकी का साफा कसकर कमरबंद की तरह लपेट लिया। किसी को खबर ना हुई कि लहाना को दूसरा घाव बाहरी घाव लगा है। ठीक है, ये घाव तो उसको पहले ही वो जर्मन गुप्तचर दे के गया था। ठीक है, लड़ाई के समय चांद निकल आया था, ऐसा चांद जिसके प्रकाश से संस्कृत कवियों का दिया हुआ क्षयी नाम सार्थक होता है। और हवा ऐसी चल रही थी जैसे बाण भट्ट की भाषा में दंत बीणोपदेशाचार्य कहलाती। ठीक है, बजीरा सिंह कह रहा था कि कैसे 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 मन मन भर फ्रांस की भूमि मेरे बूटों से चिपक रही थी जब मैं दौड़ा दौड़ा सूबेदार के पीछे गया था। ठीक है, सूबेदार लहाना सिंह से सारा हाल सुन और कागजात पाकर वे उसकी तुरंत बुद्धि को सराह रहे थे और कह रहे थे कि तू ना होता तो आज सब मारे जाते। इस लड़ाई की आवाज़ 3 मील दाहिनी की ओर खाई वालों ने सुन ली थी। उन्होंने पीछे टेलीफोन कर दिया था। वहाँ से झटपट 2 डॉक्टर और 2 बीमार ढोने की गाड़ियाँ चली जो कोई 1.5 घंटे के अंदर अंदर आ पहुँची। फील्ड अस्पताल नज़दीक था, सुबह होते होते वहाँ पहुँच जाएंगे, इसीलिए मामूली पट्टी बांध कर एक गाड़ी में घायल लिटाए गए और दूसरी लाशें रखी गई। ठीक है, दूसरी गाड़ी में लाशें रखी गई जो वहाँ पे मारे गए थे या शहीद हो गए थे सैनिक। सूबेदार ने लहाना सिंह की जांग में पट्टी बंधवानी चाहिए पर उसने ये कहकर टाल दिया था कि घाव थोड़ा है, सवेरे देखा जाएगा। बोधा सिंह जवर में बर्रा रहा था। गाड़ी में लटाया गया। लहाना को छोड़कर सूबेदार जाते नहीं थे। ये देख लहाना ने कहा, तुम्हें बोधा की कसम है और सूबेदारनी जी की सौगंध है जो इस गाड़ी में ना चले जाओ, और तुम मेरे लिए वहाँ पहुँचकर गाड़ी भेज देना, और जर्मन मुर्दों के लिए भी तो गाड़ियाँ आती होंगी। मेरा हाल बुरा नहीं है, देखते नहीं मैं खड़ा हूँ, बजीरा सिंह मेरे पास है ही। अच्छा, पर बोधा गाड़ी पर लेट गया। भला आप चढ़ जाओ, सुनिए तो सूबेदारनी होरा को चिट्ठी लिखो तो मेरा मत्था टेकना लिख देना, और जब घर जाओ तो कह देना कि मुझसे जो उसने कहा था वो मैंने कर दिया। इस कहानी का जो शीर्षक है उसने कहा था। ठीक है, सूबेदारनी ने कहा था। ठीक है, अब क्या कहा था भी आपको नीचे, इसके नीचे जो हम कहानी पढ़ेंगे इसके बाद की, वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि सूबेदारनी ने क्या कहा था। ठीक है, गाड़ियाँ चल पड़ी थी। सूबेदार ने चढ़ते चढ़ते लहाना का हाथ पकड़ कर कहा, तैने मेरे और बोधा के प्राण बचाए हैं, लिखना कैसा, साथ ही घर चलेंगे, अपनी सूबेदारनी को तू ही कह देना उसने क्या कहा था। ठीक है, ये जो कथन है, ये जो वाक्य है किसका है, ये हजारा सिंह का है, सूबेदार हजारा सिंह का। ठीक है, अब आप गाड़ी पर चढ़ जाओ, मैंने जो कहा वह लिख देना और कह भी देना। ये लहाना सिंह कह रही हैं। गाड़ी के जाते लहना लेट गया, बजीरा पानी पिला दे और मेरा कमरबंद खोल दे, तर हो रहा है। ठीक है, मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है जब जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती हैं। सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं, समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। ठीक है, ये लेखक की कल्पना है, हो सकता है कि मृत्यु के समय ऐसा होता होगा। लहाना सिंह 12 वर्ष का है, अमृतसर में मामा के यहाँ आया हुआ है। दही वाले के यहाँ, सब्जी वाले के यहाँ, हर कहीं उसे एक 8 वर्ष की लड़की मिल जाती है। जब वह पूछता है तेरी कुड़माई हो गई, तब धत कहकर वह भाग जाती है। एक दिन उसने वैसे ही पूछा, उसने कहा हाँ कल हो गई। देखते नहीं ये रेशम के फूलों वाला सालू। सुनते ही लहाना सिंह को दुख हुआ, क्रोध हुआ। क्यों हुआ? बजीरा सिंह पानी पिला दे। ठीक है, अब वही सोच रहा है अंतिम समय में वो अपनी जो बचपन की कहानी है उसको। 25 वर्ष बीत गए, 25 वर्ष बीत गए थे इस बात को हुए। ठीक है, अब लहाना सिंह नंबर 77 राइफल में जमादार हो गया है। 8 वर्ष की कन्या का ध्यान ही ना रहा, ना मालूम वह कभी मिली थी या नहीं। 7 दिन की छुट्टी लेकर जमीन के मुकदमे की पैरवी करने वह अपने घर गया। वहाँ रेजिमेंट के अफसर की चिट्ठी मिली कि फौज लाम पर जाती है, फौरन चले आओ। साथ ही सूबेदार हजारा सिंह की चिट्ठी मिली कि मैं और बोधा सिंह भी लाम पर जाते हैं, लौटते हुए हमारे घर होते जाना, साथ ही चलेंगे। सूबेदार का गांव रास्ते में पड़ता था और सूबेदार उसे बहुत चाहता था, यानी कि लहाना सिंह को। लहाना सिंह सूबेदार के यहाँ पहुँचा। जब चलने लगे तब सूबेदार बेढ़े में से निकल कर आया। बोला, लहाना सूबेदारनी तुमको जानती हैं, बुलाती हैं, जा मिला। लहाना सिंह भीतर पहुंचा। सूबेदारनी मुझे जानती है? कब से? रेजिमेंट के क्वार्टरों में तो कभी सूबेदार के घर के लोग नहीं रहे।
ठीक है। दरवाजे पर जाकर माथा टेकना कहा। आशीष सुनी, लहाना सिंह चुप। मुझे पहचाना नहीं, तेरी कुड़माई हो गई धत, कल हो गई देखते नहीं रेशमी बूटों वाला सालू अमृतसर में। तो ये कौन कह रही है? सूबेदारनी होरा कह रही हैं। किसे कह रही हैं? लहाना सिंह से। भावों की टकराहट से मूर्छा खुली, करवट बदली, पसली का घाव बह निकला, बजीरा पानी पिला उसने कहा। ठीक है, इस कहानी का शीर्षक किस तरह से उसने कहा। अब क्या कहा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। स्वप्न चल रहा था, सूबेदारनी कह रही है, मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया। एक काम कहती हूँ, मेरे तो भाग फूट गए, सरकार ने बहादुरी का खिताब दिया है, लायलपुर में ज़मीन दी है, आज नमक हलाली का मौका आया है, पर सरकार ने हम तीमियों तीनों होना चाहिए, तीनों की एक घंगरिया पलटन की होना बना दी। जो मैं भी सूबेदार के साथ चली जाती। एक बेटा है, फौज में भर्ती हुए, उसे 1 ही वर्ष हुआ, उसके पीछे 4 और हुए, पर एक भी नहीं जिया। ठीक है, सूबेदारनी रोने लगी। अब दोनों जाते हैं मेरे भाग। तुम्हें याद है एक दिन तांगे वाले का घोड़ा दही वाले की दुकान के पास बिगड़ गया था, तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए थे। आप घोड़े की लातों में चले गए थे और मुझे उठाकर दुकान के तख्ते पर खड़ा कर दिया था। ऐसे ही इन दोनों को बचाना ये मेरी भिक्षा है, तुम्हारे आगे आंचल पसारती हूँ। रोती रोती सूबेदारनी ओबरी में चली गई। लहना भी आंसू पहुँचता हुआ बाहर आया। बजीरा सिंह पानी पिला उसने कहा था। ठीक है, ये अब अंतिम समय है उसका, किसका? लहाना सिंह को। उसको गोलियां लग चुकी हैं, 2-3 गोलियां लग गई उसको, और उसकी स्मृति में वो अपनी बचपन की यादें आ रही हैं। ठीक है, लहाना का सिर अपनी गोद में रखे बजीरा सिंह बैठा है, जब मांगता है तब पानी पिला देता है। आध घंटे तक लहाना चुप रहा, फिर बोला, कौन? कीरत सिंह। बजीरा ने कुछ समझ कर कहा, हाँ भैया, मुझे और ऊंचा कर ले, अपने पट पर मेरा सिर रख ले। बजीरा ने वैसे ही किया। हाँ अब ठीक है, पानी पिला दे बस, अब की हाड़ में ये आम खूब फलेगा। चचा भतीजा दोनों यहीं बैठकर आम खाना, जितना बड़ा तेरा भतीजा है उतना ही ये आम है। जिस महीने उसका जन्म हुआ था उसी महीने में मैंने इसे लगाया था। बजीरा सिंह के आंसू टप टप टपक रहे थे। ठीक है, कुछ दिन पीछे लोगों ने अखबारों में पढ़ा, फ्रांस और बेल्जियम 68वीं सूची। ठीक है, ये 68वीं सूची है। मैदान में घावों से मरा, नंबर 77 सिख राइफल्स, जमादार लहाना सिंह। देखिए ये राइफल्स का यहाँ पे नंबर भी दिया हुआ है कि मैदान का कहाँ पे लड़े थे वो। फ्रांस और बेल्जियम का युद्ध हुआ था। ठीक है, पहले विश्व युद्ध की एक कहानी है, तो आपने समझ लिया होगा इसको। तो ये कहानी यहाँ पे समाप्त होती है। बहुत मार्मिक कहानी है, क्योंकि ये हिंदी की बहुत प्रसिद्ध कहानी भी है, और जो पहली कहानियाँ हैं हिंदी में, कई विद्वानों के अनुसार तो ये हिंदी की पहली कहानी भी है। ठीक है, तो मिलते हैं किसी के अगली वीडियो में मिलते हैं, और अगली वीडियो में जो सीरीज़ हमने शुरू की है उसके साथ ही मिलते हैं। अभी ये कहानी ख़त्म नहीं हुई है, तो तब तक के लिए आपका बहुत धन्यवाद।